जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, उसको चलाते रहिए भाई। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। उसको अच्छी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के भी कुछ नहीं है। तो मेहनत करिए और हार्ड वर्क करिए और स्मार्ट वर्क करिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं अपना एक नोट्स बना के, अपनी हैंड राइटिंग में एक नोट्स बना के उसको पढ़िए और मस्त पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब तैयारी हमारी अच्छी हो जाएगी तो कोई भी हम एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपकी 3 वीडियो चैनल पर चल रही है, हिंदी की, मैथ की और जीएस की, तो उसको कंटिन्यू अपने नोट्स बना के पढ़ते रहिए। मैं आपको यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित और आरपीएफ की परीक्षा से संबंधित 5 प्रैक्टिस सेट बना के भेज चुका हूं। उनको आप प्रैक्टिस करिए, उनको पढ़िए, क्योंकि उनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। और आज हम अपना यूपी पुलिस से संबंधित और आरपीएफ से संबंधित 6ठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो उसको पढ़िए अपना नोट्स बना करके। और जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए, तो हम आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को अपने को। और प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको पता होगा कि सर कुछ ना कुछ बताते हैं हमें प्रैक्टिस सेट करने से शुरू से पहले। तो ध्यान रखना, आज बेटा 23 जून है। आज 23 जून है, तो मेरी कोई ना कोई तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई ना कोई तारीख कुछ ना कुछ लेकर के आती है। तो 23 जून भी आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आती है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे 23 जून 1934 को आपने नाम सुना होगा बेटा, चंडी प्रसाद भट्ट का। चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सुना होगा। चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सुना होगा आपने। तो 23 जून 1934 को चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था। और चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति थे, पर्यावरण से संबंधित। ध्यान रखना, इन्होंने ही उत्तराखंड में चलने वाला चिपको आंदोलन को शुरू किया था। उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन चला था आपका 1973 में, उस आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया जाता है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ने उस आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई थी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से बाद में जुड़े थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने ही पूरे आंदोलन को भारत में प्रसिद्धि दिलाई थी। लेकिन श्रेय करने यानी कि स्टार्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है वो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया जाता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट की आज जन्म तिथि है 23 जून। और इनका जो जन्म हुआ था वो गोपेश्वर शहर में हुआ था। किस शहर में? गोपेश्वर शहर में हुआ था। और बेटा ये ध्यान रखने की बात है, इसी गोपेश्वर शहर में एक रैनी गांव पड़ता है। रैनी गांव क्वेश्चन बड़ा आता है ये। अभी जेल वार्डन की परीक्षा जब हुई थी, जेल वार्डन की, हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश वो जेल वार्डन में कई स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन आया था कि चिपको आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। तो शहर की बात होती है तो गोपेश्वर शहर है एक छोटा कस्बा, और उसी शहर में एक गांव आता है रैनी गांव। यहां से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और जिले की बात पूछे तो किस जिले से शुरू किया गया था? तो जिला आता है चमोली जिले से। जेल वार्डन में क्वेश्चन जो आया था ये आया था कि चिपको आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था? तो चमोली जिले से शुरू हुआ था। किस शहर से शुरू हुआ था? गोपेश्वर शहर से शुरू हुआ था। किस गांव से शुरू हुआ था? रैनी गांव से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने शुरू किया था। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को फेमस किया था, पूरे भारत में फेमस किया था। इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण मित्र या वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन का इतिहास बड़ा पुराना है, क्योंकि चिपको आंदोलन वैसे तो वास्तविक रूप से जो चिपको आंदोलन का जो मूल नाम है वो विश्नोई आंदोलन है, जो राजस्थान में शुरू किया गया था विश्नोई समाज के द्वारा। चिपको आंदोलन 17वीं शताब्दी में, यानी कि चिपको आंदोलन जो वास्तविक रूप से शुरू हुआ था वो राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले से शुरू किया गया था, अमृता विश्नोई के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 1973 से शुरू हुआ था। यहां से हमने आज 23 जून की शुरुआत की है। चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट पर लौटते हैं। आज हमारा 6ठा प्रैक्टिस सेट है और 6ठे प्रैक्टिस सेट में भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूं, उनको पढ़िए।
चलिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको 100% मार्क देना है बेटा कि बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर और जावा सागर को, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो बेरिंग जल डमरू जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं जल डमरू की। इस जल डमरू को जल संधि भी बोलते हैं, जल संधि भी बोलते हैं, और इस जल संधि को जल संयोजी भी बोलते हैं, जल संयोजी भी बोलते हैं, ठीक है, जल संयोजी भी बोलते हैं, जल संधि भी बोलते हैं, जल डमरू भी बोलते हैं, जल संयोजी भी बोलते हैं। अब होती क्या है जल संधि, ये ध्यान रखना। तो जल संधि जो होती है दो बड़े जलीय समूहों को जोड़ती है, दो बड़े जल समूहों को जोड़ती है, और यह जल संधि एक जल में यानी कि महासागर में यानी कि समुद्र में एक तंग जल मार्ग होता है, जिससे नौकाएं भी गुजरती है, निकलती हैं। यानी कि एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में प्रवेश करती है नौकाएं। तो एक तंग जल मार्ग होता है जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है। तो दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है तो उसे जल संधि बोलते हैं, और इसका आकार जो होता है वो डमरू की तरह होता है, इसलिए इसको जल डमरू बोल देते हैं। तो बात यहां बात समझ में आई, तो ध्यान रखना। इसी में जो बेरिंग जल संधि है, इस बेरिंग जल संधि के जो खोजकर्ता वो विट्स वेरिंग थे, विट्स वेरिंग। तो विट्स वेरिंग ने इस जल संधि की खोज की, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया वेरिंग जल डमरू। तो ध्यान रखना, एक तंग जलीय मार्ग होता है ये, जिससे नौकाएं गुजरती हैं, एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में प्रवेश करती हैं, इसी को जल संधि बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। बात करें हम यहाँ पर थोड़े से महासागर हैं, तो टोटल ओशियन की अगर हम बात करें, टोटल ओशियन यानी कि टोटल ओशियन, तो टोटल ओशियन जो है हमारे 5 है, महासागरों की संख्या जो है हमारी वो 5 है, ध्यान रखना। और लेकिन महासागरों के रूप में जो मिलते हैं वो 4 ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो अटलांटिक, जो इसमें अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर जो है इसको महासागर नहीं माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका 98% भाग बर्फ से आच्छादित है, इसलिए इसको महासागर की संज्ञा नहीं दी जाती है। टोटल महासागर पूछे तो 5 है, लेकिन महासागर के रूप में जो पाए जाते हैं वो केवल 4 ही हैं। तो यहां पर हमने इस तरह से बात किया। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है, और प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। बात करते हैं इसमें, और जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर इसको काला महासागर भी बोलते हैं, काला महासागर। काला महासागर किसको बोला जाता है, या इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अंध महासागर भी बोलते हैं, महासागर भी बोलते हैं, अंध महासागर भी बोलते हैं, काला महासागर भी बोलते हैं। किसको, अटलांटिक महासागर को। और ये पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर। बात करते हैं इसमें हम अभी आगे हिंद महासागर की, तो इसको अर्ध महासागर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध महासागर, अर्ध महासागर बोलते हैं। और पृथ्वी पर यह तीसरा बड़ा महासागर है। पृथ्वी कौन सा बड़ा महासागर है, तीसरा बड़ा महासागर है, तीसरा बड़ा महासागर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरह से आपको आता है। बात करते हैं इसी में, तो मैंने क्लियर कर दिया, सबसे बड़ा महासागर, दूसरा बड़ा महासागर, तीसरा बड़ा महासागर और चौथा बड़ा महासागर, ठीक है। लेकिन टोटल महासागर की बात करें तो वो हैं आपके 5। चलिए, आपका क्वेश्चन यहां पर मैंने कंप्लीट कर दिया। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की।
दूसरा क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है, इसको भी आप 100% मार्क देंगे और इंपॉर्टेंट करेंगे कि यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? दीनपना नगर की नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी, शाहजहां ने रखी थी, हुमायूं ने रखी थी, जहांगीर ने रखी थी। तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। तो हुमायूं ने दीनपना शहर की नींव रखी थी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर, क्योंकि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर बसी हुई है। तो ध्यान रखना, हुमायूं ने जो कुछ इमारतें बनवाई थी, जैसे दीनपना शहर बसाया, दीनपना शहर का निर्माण कराया, शेरगढ़ भवन का निर्माण कराया, या इसको शेरगढ़ पुस्तकालय भी कहते हैं, पुस्तकालय। हुमायूं मस्जिद का भी निर्माण कराया, हुमायूं मस्जिद का भी निर्माण कराया हिसार में हुमायूं मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। और आगरा का किला भी बनवाया था हुमायूं ने, आगरा का किला। तो हुमायूं के द्वारा ये बनाई गई कुछ इमारतें हैं, से दीनपना नगर या दीनपना शहर बसाया था, शेरगढ़ भवन का निर्माण किया जिसको पुस्तकालय भी कहते हैं, हुमायूं मस्जिद का निर्माण कराया हिसार में, और आगरा का किला, और हुमायूं का मकबरा भी है, हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो है दिल्ली में। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो कराया था वो अकबर ने कराया था, दिल्ली में कराया था। तो ध्यान रखना, यहां पर हम शेरगढ़ भवन की बात करें जिसे पुस्तकालय भवन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कुछ कार्य शेर शाह सूरी ने भी कराया था, इसलिए इसको शेरगढ़ का भवन भी बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, ये बात है 26 जनवरी 1556 की। तो 26 जनवरी 1556 की ये बात है कि हुमायूं इसी शेरगढ़ भवन पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ गिर गया था, और इसी शेरगढ़ की यानी कि शेरगढ़ पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ गिर गया था और मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा आता है। तो इस तरह से हमने यहां पर हुमायूं को पढ़ा। ध्यान रखना कि हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच दो युद्ध लड़े गए थे। ध्यान रखना, चौसा का युद्ध, बहुत आते हैं आपको एग्जाम में, चौसा का युद्ध, और विलग्राम का युद्ध जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये हुआ था 1539 में और ये हुआ था 1540 में। तो ध्यान रखना, जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त किया था, और हुमायूं भागता हुआ वीर सालदेव, अमरकोट के राजा वीर सालदेव के यहां पर छुप गया था, यानी कि उनके शरण ली थी उनके साम्राज्य में जाके। वीर सालदेव अमरकोट के राजा थे, वीर सालदेव उनके यहां शरण ली थी, हुमायूं ने अपनी जान बचाया। और ध्यान रखना, उसी में ही अमरकोट के राजा वीर सालदेव के यहां ही अकबर का जन्म हुआ था। ध्यान रखना, अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं अपने पत्नी के साथ और अपने कुछ लोगों के साथ भारत छोड़कर अफगानिस्तान को चला गया था। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, इस तरह से यहां पर हमने ये क्वेश्चन किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है कि किस नेता का नाम चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, बेटा इसको याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन ये आया है। अनुग्रह नारायण सिंह मैंने अभी पीछे कराया था, अनुग्रह नारायण सिंह का नाम जुड़ा हुआ है चंपारण आंदोलन से। जेबी कृपलानी का नाम जुड़ा हुआ है चंपारण आंदोलन से। ब्रज किशोर प्रसाद का नाम जुड़ा हुआ है चंपारण आंदोलन से, लेकिन सरदार पटेल का नाम चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
लेकिन सरदार पटेल का नाम चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़ा है। तो अब बात करते हैं यहां पर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन में साथ दिया था, अनुग्रह नारायण सिंह ने भी साथ दिया था, जेपी कृपलानी ने भी साथ दिया था और ब्रज किशोर प्रसाद ने भी साथ दिया था। तो बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर चंपारण आंदोलन की। तो चंपारण आंदोलन जो था वो बिहार राज्य में चलाया गया था। कहां पर? बिहार राज्य में चलाया गया था 1917 में। और ध्यान रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का यह पहला आंदोलन था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का पहला आंदोलन जो था वो चंपारण आंदोलन था, भारत में जो चलाया गया था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। 1916 में, यानी कि उन्होंने 1 साल पूरा भारत भ्रमण किया था, भारत भ्रमण किया था 1 साल पूरा। और 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, पहली बार लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। और ध्यान रखना, महात्मा गांधी जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे तो यहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। किससे होती है? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के एक बहुत बड़े नेता थे, समाजवादी नेता थे राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ही महात्मा गांधी से मिलते हैं लखनऊ में, और वो चंपारण आंदोलन की, यानी कि चंपारण में जो नील की खेती होती थी, जो 3 काठिया पद्धति थी। कौन सी? 3 काठिया पद्धति। 3 काठिया पद्धति जो थी, 3 काठिया पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर, जो 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी, उसके बारे में महात्मा गांधी से बताया था राजकुमार शुक्ल ने, और चंपारण में आने का न्योता दिया था। तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और 1917 में चंपारण पहुंचते हैं। यहीं पर 3 काठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए इन्होंने यहां पहला सत्याग्रह किया था। तो चंपारण आंदोलन सफल हुआ था 1917 में 3 काठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, यानी कि 3/20 भाग पर जो नील की खेती अंग्रेज लोग जबरदस्ती कराते थे किसानों से, और मनमाने ढंग से, मनमाने रूप में, यानी कि बहुत कम कीमत पर उसको खरीदते थे। तो इस पद्धति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने यहां पर आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन पूर्णतः सफल हुआ था। आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है। तो भारत में चलाया गया महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तो इस तरह से यहां पर हमने यहां पर चर्चा की। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम 100% मार्क देंगे, 100% मार्क देंगे यहां पर बिल्कुल। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है सीस्मोग्राफी। सीस्मोग्राफी किससे संबंधित है या सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों से, भूकंप से, पर्वत से, ज्वालामुखी से। तो भूकंप से संबंधित है सीस्मोग्राफी, इंपॉर्टेंट कर लेना। सीस्मोग्राफी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं नदियों के अध्ययन की। नदियों के अध्ययन की बात करते हैं तो नदियों का अध्ययन किया जाता है पोटामोलॉजी। पोटामोलॉजी में, पोटामोलॉजी यानी कि पोटामोलॉजी पोटामोलॉजी में नदियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ रिवर्स। तो पोटामोलॉजी में नदियों का अध्ययन करते हैं। सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन करते हैं, भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ओरोलॉजी में, ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन करते हैं। किसका? पर्वतों का अध्ययन करते हैं ओरोलॉजी में। और वल्केनोलॉजी में हम करते हैं ज्वालामुखी का अध्ययन, ज्वालामुखियों का अध्ययन
तो ध्यान रखना, पोटामोलॉजी में हम करते हैं नदियों का अध्ययन, सीस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन, ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन और वल्केनोलॉजी में ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है। यहां पर हम चर्चा करें सीस्मोग्राफ, एक यंत्र होता है, सीस्मोग्राफ यंत्र होता है बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। सीस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। इस सीस्मोग्राफ यंत्र में 3 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं? 3 पैमाने होते हैं। रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर स्केल होता है, इस यंत्र में रिएक्टर स्केल लगा होता है। इसमें फेरल स्केल लगा होता है, फेरल स्केल भी लगा होता है। इसमें मर्केली स्केल भी लगा होता है बेटा, मर्केली स्केल। हो सकता है कि आपको ये बात ना बताई गई हो अभी तक, ध्यान रख लेना कि सीस्मोग्राफिक यंत्र होता है, इसमें 3 पैमाने लगे रहते हैं, रिएक्टर पैमाना, फेरल पैमाना, मर्केली पैमाना। तीनों ही पैमानों से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ध्यान रख लेना, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तीनों ही पैमानों से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेकिन भूकंप की तीव्रता मापने में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का, इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इसी के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वर्तमान समय में सबसे ज्यादा। लेकिन इनका भी प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। सीस्मोग्राफ यंत्र से भी भूकंप को ज्ञात किया जाता है, भूकंपों का पता लगाया जाता है, लेकिन इन स्केलों पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको आता है। और भूकंप कैसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ का मतलब होता है क्या? पृथ्वी होता है, और क्वेक का मतलब होता है कंपन। तो पृथ्वी में होने वाला अचानक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में अचानक होने वाला कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो यहां पर हमने इस तरह से क्वेश्चन को किया, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी 100% मार्क दीजिए। कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? भैया बहुत आता है ये क्वेश्चन कि छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं मर्ग बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना कि 3500 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं पर्वतीय ढालों पर। तो ध्यान रखना, अब कुछ घास के मैदान जो मिलते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। तो कुछ ये घास के मैदान है, और भी घास के मैदान है यहां पर हम देखते हैं, जैसे बन्नी घास के मैदान है, बन्नी घास के मैदान। तो बन्नी घास के मैदान जो मिलते हैं ये गुजरात में मिलते हैं, गुजरात राज्य में, ठीक है। 16 वन घास के मैदान ये पश्चिमी घाट में मिलते हैं, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में यानी कि महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में। तो 16 वन घास के मैदान भी बहुत आ जाता है। थुंच वन घास के मैदान, थुंच घास के मैदान ये आपके कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रख लेना। और आपके खज्जियार घास के मैदान ये आपके हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये कुछ घास के मैदान हैं जो भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े चरवाहा होते हैं, जहां पर पशुओं को चराया जाता है इन घास के मैदानों में। जैसे बन्नी घास के मैदान मैंने बताया गुजरात में, 16 वन घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, थुंज घास के मैदान कुल्लू में पाए जाते हैं, खज्जियार घास के मैदान हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं, मर्ग घास के मैदान आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आपको आता रहता है, बड़े बड़े ये चरवाहा होते हैं जहां पर पशुओं को चराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट है लोक नृत्य। देखिए भैया यहां से क्वेश्चन आता है 100%। लोक नृत्य से क्वेश्चन आता है पुलिस में, 100% रट लेना। तो लाई हरोबा लोक नृत्य किस शैली में भारतीय राज्यों से परिचित है? लाई हरोबा। तो लाई हरोबा लोक नृत्य शैली कहां से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको आया तो ये है मणिपुर राज्य से। मणिपुर राज्य से है लाई हरोबा। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही लोक नृत्य करते हैं। इसमें ये मणिपुर राज्य है, देवी देवताओं से संबंधित ये नृत्य किया जाता है। अब देखेंगे असम। तो असम में एक महोत्सव होता है बिहू, बिहू महोत्सव। बिहू महोत्सव, बिहू नृत्य यहां पर होता है। मणिपुर का हो गया चेलम, चेलम, चेलम नृत्य, चेलम नृत्य ये मिजोरम का है। हॉर्निवल, हॉर्निवल महोत्सव ये नागालैंड का है। मणिपुर का लाई हरोबा है। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते, कोई ना कोई महोत्सव बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ना एक महोत्सव आता रहता है, एक ना एक लोक नृत्य संबंधित क्वेश्चन आपको आता रहता है। बहुत नागालैंड में आपका हॉर्निवल महोत्सव, हॉर्निवल महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेलम आपका मिजोरम में है, मणिपुर का आपका लाई हरोबा है और असम का आपका बिहू महोत्सव है, बिहू महोत्सव। तो ये क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं बहुत ज्यादा रूप से। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर यहां से आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? सिंगली, तमिल, बरगेर, वेदा। तो क्वेश्चन भी ये बहुत ज्यादा आपको आता है। तो श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? तो ये बरगेर है, बरगेर। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यूरेशिया, यूरोप और एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया। तो कुछ यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। यूरोपीय कंपनियां जैसे कि आपका पुर्तगीज कंपनी आई थी व्यापार करने के, पुर्तगीज कंपनी, आपकी डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश कंपनी, आपकी डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी। तो ये सब यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी। लेकिन कुछ डच और पुर्तगीज कंपनियां जो थी, जैसे पुर्तगीज कंपनी पुर्तगाल देश की थी, पुर्तगाल देश की, और ये आपका नीदरलैंड देश, नीदरलैंड या हॉलैंड देश की थी। ठीक, तो इनके कुछ लोग श्रीलंका में बस गए थे, डच और पुर्तगीज उपनिवेश। उन्होंने अपना वहीं पर जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया था और श्रीलंका में इन्होंने रहना सहना शुरू कर दिया था। तो उनकी जो डच है, पुर्तगीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, डेनिश, फ्रेंच, इनके कुछ लोग, कुछ पूर्वज श्रीलंका में रहते थे, उनको हम बरगेर के नाम से जानते हैं, बरगेर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर का क्वेश्चन साइंस का है, इंपॉर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन आपको जीके में एक नंबर में आता है, यानी कि सुमेलित करवा रहे। सुमेलित किसने, किसकी खोज, यानी सुमेलित करवा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1857 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज की थी 1920 में रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में चैडविक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हुआ पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, यानी कि इसका ये बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का प्रयोग करके। कैथोड किरणों का प्रयोग करते समय जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटीन यानी कि स्वर्ण पन्नी का प्रयोग करते समय रदरफोर्ड ने 1920 में प्रोटॉन की खोज की थी और हर्वास चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको यूपीपी में कभी कभी पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है?
इसको 100% क्वेश्चन को रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बना के रखिए, एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है ये वाला कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि एक आहूत जो है एक संवैधानिक शब्द है। आहूत का मतलब होता है बुलाता है, आहूत का मतलब है बुलाता है। और एक शब्द आता है सत्रवसान। सत्रवसान, सत्रवसान का मतलब होता है समाप्त करता है, समाप्त करता है या भेजता है। तो दो शब्द आते हैं कि संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, संयुक्त बैठक को कौन समाप्त करता है। तो दोनों का ही राइट आंसर जो आता है वो राष्ट्रपति आता है। कौन आता है? राष्ट्रपति। तो उसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं संयुक्त अधिवेशन पर। इसके संविधान का उल्लेख देखें तो अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। तो एक ये संवैधानिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाते हैं, जब दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाते हैं तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति, मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करता है, मतलब बुलाता है, और दोनों सदनों का ही सत्रवसान करता है। तो आहूत करना यानी कि बुलाना और समाप्त करना, ये दोनों ही काम किसके हैं? राष्ट्रपति के हैं। ध्यान रखना। अब आता है कि अध्यक्षता कौन करता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या उसका संचालन कौन करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो उसका संचालन करता है स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, यह स्पीकर करता है। अब सिफारिश कौन करता है? उसकी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की सिफारिश कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बुलाने का काम और समाप्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख जो मिलता है आर्टिकल 108 में मिलता है। बात करें संयुक्त अधिवेशनों की, जो संयुक्त बैठकों की, तो ये अभी तक 3 बार आयोजित की गई है। ध्यान रखना, 1961 में, 1978 में और 2002 में। यानी कि दहेज निषेध अधिनियम के संदर्भ में, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन के संबंध में और आतंकवाद निवारण अधिनियम के संबंध में, आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी कि एक्ट के संदर्भ में। तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया है वो 3 बार बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। यानी दहेज निषेध अधिनियम के संदर्भ में, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन अधिनियम के संदर्भ में और आतंकवाद निवारण अधिनियम के संदर्भ में। तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया वो 3 बार बुलाया गया, 1961, 1978, 2002 में। तो ये क्वेश्चन आपको आता ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन को 10 में चलते हुए। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक आर्टिकल 110 और वित्त विधेयक आर्टिकल 117 ए दोनों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, लेकिन साधारण विधेयक के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको सबसे याद आता है। धन विधेयक यानी कि ध्यान रखना, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है और ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। केवल और केवल सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में आता है सबसे पहले। धन विधेयक की विशेषता होती है कि सबसे पहले ही इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा के मामले में लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा होती है। बाकी अन्य विधेयकों के मामले में दोनों सदनों की पावर बराबर होती है, लेकिन लोकसभा की शक्ति धन विधेयक के मामले में अधिक होती है। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपको बार बार आता रहता है। तो धन विधेयक केवल और केवल किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में पहले आता है
और बाकी के अन्य विधेयक जितने भी होते हैं वो सबसे पहले किसी भी सदन में आ सकता है। तो धन विधेयक का संबंध धन से होता है, वित्त विधेयक का संबंध वित्त और धन से होता है, साधारण विधेयक किसी भी संदर्भ से संबंधित होता है, साधारण विधेयक। तो विधेयक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ये आपको आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का पाइरुवेट में खंडन कहां होता है? ग्लूकोज का पाइरुवेट में खंडन होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पाइरुवेट में खंडन होता है, यानी कि टूटता है, यानी कि विखंडन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का एक अंग है, कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है। गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी जिसको कोशिका का पुलिसमैन कहा जाता है, कोशिका का पुलिसमैन कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। कोशिका द्रव्य में यहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसको पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम बोलते हैं, यानी कि पौधों की जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होती हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी यहां से पूछ लेता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? जीके में बहुत ज्यादा आता है आपको क्वेश्चन, जीके में बहुत ज्यादा आता है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका में है। जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी कि वर्ल्ड बैंक WORLD वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में है। तो WTO WMO का मुख्यालय जेनेवा में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय जो है हमारे वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की जो राजधानी है। आगे हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी पूछा है कि हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट कलीना, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन पुलिस में, ध्यान रखना। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना पे क्वेश्चन आता है। तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है, मुख्यालय भी बात हुई थी, वो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है मुख्यालय, इसलिए 24 अक्टूबर की स्थापना तिथि 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं, मैंने आपको बताया वर्तमान में सदस्य देश, तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 194 हो गई है। फिलिस्तीन इसका 194 सदस्य देश बन गया है। एंटोनियो गुतेरस इसके महासचिव हैं। एंटोनियो गुतेरस इसके महासचिव हैं, जो कि क्रम से 9वें नंबर के महासचिव हैं। क्वेश्चन ये आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। बात करें जैसे 7 अप्रैल यहां पर दे रखा है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये कराया था मैंने। 14 नवंबर को वाल दिवस के रूप में मनाया था, वाल दिवस के रूप में मनाया था 14 नवंबर को। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का प्रयोग जो होता है वो गोल्फ के लिए होता है। किसके लिए होता है? गोल्फ के लिए। तो एक क्वेश्चन भी वही यहां से आ जाता है, कुछ शब्दों का आता है, कुछ शब्दों के लिए क्वेश्चन आ जाता है, कुछ शब्दों के लिए क्वेश्चन आता है कि किस शब्द का संबंध किससे है। तो वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो गोल्फ के लिए किया जाता है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन।
तो हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट करिए। 100% क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा आपको आता है मौलिक अधिकारों से संबंधित कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो आर्टिकल है 17 आर्टिकल। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत का उल्लेख करता है आर्टिकल 17। 16 में क्या है, अवसर की समानता का उल्लेख, अवसर की समानता का उल्लेख, अवसर की समानता का उल्लेख, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लेख, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है आर्टिकल 14 में, अवसर की समानता का उल्लेख आर्टिकल 16 में, और 15 में धर्म वंश मूल जाति के आधार पर निषेध का उल्लेख यानी धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, मूल के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभिन्नता की यदि उसका निषेध का उल्लेख आर्टिकल 15 में है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को किया कंप्लीटली, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली किया। तो हमने अभी ये 15 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको डाले। आगे की जो बच्चे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ा है उसको आपके यूपी पुलिस के हिसाब से, यूपी पुलिस और आपके आरपीएफ के हिसाब से मैंने ये कंप्लीट करा है। तो क्वेश्चनों को बिल्कुल करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं कल मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।